नमस्ते विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक नए खंड की शुरुआत करते हैं। अच्छा, पाठ को शुरू करने से पहले जरा इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है आपको इसमें? चारों तरफ कटे हुए पेड़ हैं और पूरा का पूरा भूदृश्य ही बदलावा सा लग रहा है ना? असल में ये तस्वीर हमारी आज की चर्चा के लिए एक बिल्कुल सही शुरुआत है। ये जो नया खंड है, इसमें हम मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान देंगे कि उस दौर में लोग अपनी रोजी रोटी यानी आजीविका कैसे कमाते थे और उनके समाज किस तरह से बने हुए थे। और खास तौर पे हम वनवासियों और चरवाहा समुदायों के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपकी किताब में भी बताया गया है, जब हम आधुनिक दुनिया या मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि बड़े बड़े कारखाने होंगे, ऊंची ऊंची इमारतें वाले शहर होंगे और हर तरफ बाजार ही बाजार होंगे। पर किताब हमसे एक सवाल पूछती है कि उन लोगों का क्या जो इन कारखानों और शहरों से बहुत दूर रहते थे, जैसे कि घुमंतू किसान या जो चरवाहे अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, या फिर वो लोग जो जंगलों में ही रहते थे। देखिए, बदलाव तो उनके जीवन में भी आ रहे थे, लेकिन उनके बदलाव का तरीका बहुत अलग था। तो इस खंड में हम यही पता लगाएंगे कि इन समुदायों ने इस नई आधुनिक दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाया, और ये भी कि उन्होंने अपने जीने के उन तरीकों को कैसे बचाए रखा जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर भुला दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस आधुनिक दुनिया के विकास का असर भारत के विशाल जंगलों और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों पर सीधे सीधे कैसे पड़ा। अगर आप इस टाइमलाइन पर देखें तो 19वीं शताब्दी में जंगलों से मिलने वाली चीजों की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। दूसरा, शहरीकरण यानी शहरों का फैलना। और तीसरा था रेलवे का विस्तार, जिसके लिए बहुत भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी। अब जब मांग इतनी बढ़ गई तो उस पर काबू पाने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया? उन्होंने जंगलों पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक कदम उठाए गए, नए कानून बनाए गए, जंगलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, और आखिर में जो स्थानीय लोग सदियों से जंगलों का इस्तेमाल करते आ रहे थे, उनके अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी इस एडुटेक कक्षा में हम यही समझेंगे कि इन कानूनों को लाने के पीछे असली वजह क्या थी। सबसे बड़ी और गंभीर बात यह थी कि ये जो नए वन कानून और नीतियां बनाई गईं, इन्हें बनाते वक्त उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया जो पीढ़ियों से उन जंगलों में या उनके आसपास रहते थे। आपकी किताब में एक बहुत ही गंभीर बात लिखी है कि ये सब ऐसे किया गया जैसे उनके जीवन का कोई मूल्य ही न। तो यहीं से एक टकराव की स्थिति पैदा हुई। एक तरफ थे वनवासी और चरवाहे, जिनके लिए जंगल ही उनकी पूरी दुनिया, उनकी रोजी रोटी थी, और दूसरी तरफ था आधुनिक राज्य, जो जंगल को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया, एक व्यावसायिक संसाधन मानता था। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और इसी वजह से एक सीधा टकराव शुरू हो गया। हमारी किताब का ये खंड हमें यही समझाएगा कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में इन समुदायों को अपनी पूरी जीवन शैली बदलने के लिए कैसे मजबूर किया गया, और फिर उन्होंने इन नए और सख्त नियमों का सामना कैसे किया, उनका विरोध कैसे किया। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आगे के अध्यायों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। देखिए, अध्याय 4 में हम समझेंगे कि ये वाणिज्यिक वानिकी क्या थी, इसका उदय कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि इन नए वन नियमों ने खेती, शिकार और व्यापार को कैसे प्रभावित किया, और जब लोगों पर इतने प्रतिबंध लगे तो जंगल में विद्रोह भी हुए, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद अध्याय 5 में हमारा ध्यान चरवाहा समुदायों पर होगा। हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन ने उनके जीवन को कैसे बदला और उन्होंने इन बदलावों का सामना किस तरह से किया। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम इन लोगों के इतिहास को समझे बिना अपने आज की दुनिया को पूरी तरह से समझ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ गुजरे हुए जमाने की कहानियां नहीं हैं। ये सब हमारे आज से, हमारे वर्तमान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इस पूरे सेक्शन में हम यही समझने वाले हैं कि जब ये आधुनिक दुनिया, जिसे हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जब इसका उदय हुआ तो लोगों की रोजी रोटी, उनकी इकोनॉमी और उनके समाज में कितने गहरे और जरूरी बदलाव आए। तो चलिए सबसे पहले इस तस्वीर को देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए इसे। ये 19वीं सदी के एक जंगल का सीन है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सारी गतिविधियां, कितनी सारी एक्टिविटीज एक साथ चल रही हैं ना। कोई लकड़ी काट रहा है तो कोई उसे ढोकर ले जा रहा है। एक तरफ आपको मवेशी भी दिखेंगे, दूसरी तरफ लोग हैं जो टोकरियों में कुछ सामान लेकर जा रहे हैं। जरा सोचिए तो, यहाँ चल क्या रहा होगा? ये जंगल इन लोगों की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा, इतना सेंट्रल पार्ट क्यों बना हुआ है? अच्छा, तो अभी जो हमने तस्वीर देखी जिसमें लोग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर दिख रहे थे, ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहे। इन सब बदलावों के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी, और वो थी आधुनिक दुनिया का उदय। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण और शहरों के विकास ने धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा जंगलों पर और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर। तो सवाल उठता है कि ये औद्योगिकरण, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े कारखाने यानी इंडस्ट्रीज बनती हैं और सामान बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे कारखाने और शहर बढ़े, कच्चे माल की जरूरत भी बढ़ी। चीजें जैसे लकड़ी, खेती के प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, इन सब की मांग अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये कोई मामूली सी बढ़त नहीं थी, आप समझिए कि ये एक डिमांड का विस्फोट था। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जो बदलाव था ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। एक के बाद एक चीज होती गई। स्टेप 1, शहर और उद्योग बढ़े। स्टेप 2, फिर इन उद्योगों को चलाने के लिए और रेलवे लाइनें बिछाने के लिए लकड़ी जैसी चीजों की डिमांड आसमान छूने लगी। स्टेप 3, अब इस बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जंगलों पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया और नए नए कानून बना दिए। और इसका आखिरी नतीजा यानी स्टेप 4 ये हुआ कि जो लोग सदियों से इन जंगलों में रहते आए थे, उन पर निर्भर थे, उनकी तो पूरी की पूरी जीवन शैली ही बदल गई। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे बदलाव हो रहे थे, इनका असर आखिर पड़ किस पर रहा था? वो कौन लोग थे, कौन सी कम्युनिटीज थीं जिनकी जिंदगी में इतनी बड़ी उथल-पुथल मच गई थी? देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर हुआ मुख्य रूप से 2 तरह के समुदायों पर। एक थे वनवासी और दूसरे थे चरवाहे। वनवासियों की तो पूरी जिंदगी ही जंगलों और उसकी उपज पर टिकी हुई थी, और वहीं जो चरवाहे थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी अपने जानवरों को एक चरागाह से दूसरे चरागाह ले जाकर। अब आगे के चैप्टर्स में हम इन्हीं दोनों समुदायों की कहानी को और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बदलाव आया ना, ये इन लोगों की मर्जी से नहीं आया था। इसे औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल सरकारों और आधुनिक राज्यों ने उन पर थोपा था। इन नए रूल्स और कानूनों ने न सिर्फ लोगों से उनके पारंपरिक काम-धंधे छीने, बल्कि जीने का उनका जो सदियों पुराना तरीका था, वो भी छीन लिया। और नतीजा, उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए, गुजारे के लिए नए रास्ते खोजने पर मजबूर होना पड़ा। तो सवाल ये है कि सरकारों ने ये कंट्रोल जमाया कैसे? क्या तरीके अपनाए? सबसे पहले उन्होंने जंगलों और जमीन के लिए नए कानून बनाए। फिर उन्होंने जंगलों और चरागाहों की बाउंड्रीज तय कर दी, सीमाएं खींच दी। जो पारंपरिक तरीके थे, जैसे झूम खेती, आप जानते होंगे, जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते थे और फिर उसे वैसे ही छोड़ देते थे ताकि जंगल वापस सूख सके, उस पर रोक लगा दी। जानवरों को आज़ादी से चराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मतलब लोगों और उनके मवेशियों की आवाजाही, उनके मूवमेंट पर भी सख्त पाबंदियां लग गईं। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब कंट्रोल समुदाय के हाथ से निकलकर पूरी तरह से सरकार के हाथ में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन समुदायों ने ये सारे बदलाव चुपचाप मान लिए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अक्सर इन नए कानूनों का विरोध किया। कई जगह विद्रोह भी हुए। और हाँ, जब विरोध से बात नहीं बनी तो उन्हें इन नई नीतियों के बीच जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने जीवन को, अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके इस संघर्ष की और फिर नए हालातों में ढलने की ये जो कहानी है, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। इसकी जड़ें आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब आज क्यों पढ़ रहे हैं? इस पुराने इतिहास को जानना हमारे लिए आज के टाइम में क्यों जरूरी है? जैसा कि हम एजुटेकन की अपनी इस कक्षा में हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री कभी भी पास्ट में खत्म नहीं हो जाती। वो आज भी हमारी दुनिया को बना रही है, उसे आकार दे रही। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये हमारी पहली तस्वीर से कितनी अलग है ना? ये तस्वीर हमें याद दिलाती है आज के पर्यावरण पर हमारी मॉडर्न एक्टिविटीज के असर की। देखिए, आज हम जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे जंगलों की कटाई है, जमीन का बंजर होना है, इन समस्याओं को हम तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक हम इनकी ऐतिहासिक जड़ों को, इनकी हिस्ट्री को ना समझें। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसका जो रूप है, जो शक्ल है, वो इन्हीं पुरानी घटनाओं से तय हुई है।
समाज और पर्यावरण के बीच ये जो ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, इसको समझना आज के मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। मॉडर्न वर्ल्ड के उदय ने जंगलों और चरागाहों पर सरकारी कंट्रोल को जन्म दिया और इस कंट्रोल ने वनवासियों और चरवाहों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये छत्तीसगढ़ के एक साल वन की तस्वीर है। देख रहे हैं कितने घने जंगल हैं। ये जो पेड़ हमें दिख रहे हैं, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर, अनगिनत संसाधनों का खजाना। तो हमारे लिए ये जंगल कितने जरूरी हैं, यही हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। अच्छा, अब जरा एक काम कीजिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका कागज, जिस मेज कुर्सी पर हम बैठे हैं, हमारे घरों के दरवाजे, खिड़कियां, कभी सोचा है कि ये सारी चीजें आखिर आती कहां से हैं? बिल्कुल सही, ये सब हमें जंगलों से ही मिलता है। मतलब हमारी रोज की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा जंगलों से जुड़ा हुआ है ना। और देखिए, बात सिर्फ लकड़ी की नहीं है। जंगलों से मिलने वाली चीजों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले, गोंद, शहद, कॉफी, चाय, ये सब। बीड़ी बनाने के लिए जो तेंदू पत्ते होते हैं वो भी जंगल से ही आते हैं। यहां तक कि चॉकलेट में जो तेल इस्तेमाल होता है वो साल के बीजों का तेल होता है। और एक चीज है टैनिन, जिससे चमड़े की रंगाई होती है, वो भी जंगलों से मिलता है। और जड़ी बूटियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो जंगलों में जो ये अलग अलग तरह की चीजें, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता, या अंग्रेजी में कहें तो बायोडाइवर्सिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक इलाके में कितनी तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। आपको अंदाजा है, अमेज़न के जंगलों में या हमारे पश्चिमी घाट में जंगल के एक छोटे से टुकड़े में ही 500 से ज्यादा अलग अलग किस्म के पौधे मिल सकते हैं। सोचिए कितने समृद्ध हैं हमारे जंगल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर जंगल इतने ही जरूरी हैं, इतने विविध हैं, तो फिर ये विविधता, ये बायोडाइवर्सिटी इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रही है? ये जंगल कट क्यों रहे हैं? असल में यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरे चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है, 9.3%। पता है ये क्या है? ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का वो हिस्सा है जिसे सिर्फ 225 सालों के अंदर, मतलब 1700 से लेकर 1995 के बीच साफ कर दिया गया। किस लिए? उद्योगों के लिए, खेती के लिए, या फिर जानवरों के चरने के लिए, चरागाह बनाने के लिए। अब इस 9.3% को अगर हम एरिया में बदलें तो ये संख्या बनती है 139 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा सोचकर देखिए कितना बड़ा इलाका होगा ये। इतने विशाल जंगल जो सदियों से खड़े थे, वो सिर्फ 200-225 सालों में काट दिए गए। इससे हमें अंदाजा लगता है कि वनों का विनाश किस पैमाने पर हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इस विनाश के पीछे वजह क्या थी? देखिए, मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें थीं। उद्योगों के लिए लकड़ी की जरूरत, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती का विस्तार, पशुओं के लिए चरागाह बनाना और ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल। वैसे तो ये कारण पहले भी थे, लेकिन उपनिवेशवाद के समय में इन कारणों ने बहुत ही तेज रफ्तार पकड़ ली। तो चलिए अब हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। वनों का विनाश क्यों हुआ? खास तौर पर उपनिवेशवाद के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जंगल इतनी तेजी से गायब होने लगे? आइए इसके पीछे के एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इसकी शुरुआत हम अपने जंगलों के इतिहास से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही जरूरी सवाल से करेंगे। तो इस अध्याय का सबसे अहम सवाल यही है, वनों का विनाश क्यों? मतलब हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जंगल क्यों और कैसे गायब हो गए? देखिए, जंगलों के लुप्त होने की इस प्रक्रिया को हम वन विनाश या अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखिए, एक बात समझना जरूरी है, वनों का कटना कोई नई बात नहीं है। ये तो सदियों से होता आ रहा था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा व्यवस्थित और बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। तो आइए इस पाठ में हम इन्हीं कारणों पर गौर करते हैं कि अंग्रेजों के समय में वन विनाश में इतनी तेजी आखिर क्यों आई। तो चलिए वन विनाश के पहले और सबसे बड़े कारण को समझते हैं, और वो था खेती का फैलाव। आपकी किताब में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जमीन की बेहतरी। असल में अंग्रेजों ने सीधे तौर पर खेती के विस्तार को बहुत बढ़ावा दिया। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए।
सन 1600 के आसपास हिंदुस्तान के कुल भूभाग के सिर्फ छठे हिस्से पर ही खेती होती थी, सिर्फ छठा हिस्सा। लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग आधे तक पहुंच गया है। मतलब इन सदियों में जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खाने की चीजों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे किसानों ने भी जंगलों को साफ करके अपने खेतों की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। तो साफ है कि खेती का ये फैलाव वन विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब औपनिवेशिक काल में खेती के इस फैलाव के पीछे दो और वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों को बहुत बढ़ावा दिया। मतलब ऐसी फसलें जो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती थीं, जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास। यूरोप के जो कारखाने थे, उन्हें इन चीजों की बहुत जरूरत थी, तो इनकी मांग बढ़ी और इसके लिए और ज्यादा जमीन पर खेती होने लगी। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण था अंग्रेजों की सोच। वो लोग जंगल वाली जमीन को, मतलब जिस जमीन पर खेती नहीं होती थी, उसे अनुत्पादक या बेकार समझते थे। उनकी नजर में ऐसी जमीन से ना तो कोई लगान यानी रेवेन्यू मिलता था और ना ही कोई अनाज पैदा होता था। वो इसे एक जंगली इलाका मानते थे जिसे सुधारने का उनकी नजर में बस एक ही तरीका था, उस पर हल चलाकर खेती करना, क्योंकि खेती से ही तो राज्य की आमदनी बढ़ सकती थी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये अमेरिकी बाइसन यानी एक तरह के जंगली भैंसों का झुंड है। ये तस्वीर हमें ये बताने के लिए है कि जमीन को खेती के लिए साफ करना सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा था। जहां जहां उपनिवेश बसे, उन्होंने प्रगति के नाम पर जंगलों और घास के मैदानों को साफ किया, खेती की जमीनें बनाई, और इस चक्कर में वहां के जो मूल निवासी थे और जो जानवर थे, उनका जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे खेती के विस्तार ने जंगलों पर दबाव बनाया, लेकिन 19वीं सदी में लकड़ी की एक और भी बड़ी, बहुत ही बड़ी मांग पैदा हुई, और ये जुड़ी थी रेलवे के विस्तार से। चलिए अपनी एड्यूटेकन कक्षा में अब इस दूसरे बड़े कारण को भी समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके असर की बात करें, पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्लीपर आखिर होते क्या हैं। बहुत आसान है। आपने रेल की पटरी देखी होगी। पटरी के आर पार जो लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते लगे होते हैं ना, जो दोनों पटरियों को उनकी जगह पर पकड़ कर रखते हैं, बस उन्हीं को स्लीपर कहते हैं। ये रेलवे लाइन के लिए बेहद जरूरी थे। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 1 मील, सिर्फ 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए लगभग 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। सोचकर देखिए, सिर्फ 1 मील के लिए इतने, तो हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कितनी ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ी होगी। इस तस्वीर को एकदम ध्यान से देखिए। यह सिंघभूम के जंगलों की तस्वीर है, मई 1897 की। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूर इन विशाल साल के पेड़ों को काट रहे हैं। किस लिए? सिर्फ रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए। जमीन पर पड़े हुए इन कटे हुए लट्ठों को देखिए। यह तस्वीर हमें सीधे उस दौर की हकीकत दिखाती है कि रेलवे के विस्तार का मतलब था बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई। अब एक सवाल मन में आता है कि इतनी लकड़ी की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? हुआ ये कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड में जो बलूत यानी ओक के जंगल थे, वो लगभग खत्म हो चुके थे। इस वजह से उनकी शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने और रेलवे के लिए लकड़ी की भारी कमी हो गई थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत के विशाल जंगलों की तरफ देखा और यहां लकड़ी की खोज शुरू कर दी। ये चार्ट देखिए, ये भारत में रेलवे के जबरदस्त विस्तार को दिखाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1990 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें थीं और 1946 आते आते ये लंबाई बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा उछाल था। और जैसे जैसे ये रेल लाइनों का जाल फैलता गया, वैसे वैसे लकड़ी की जरूरत भी आसमान छूने लगी और बेतहाशा पेड़ काटे। ये दोनों तस्वीरें लकड़ी की पूरी सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से समझाती हैं। देखिए, बाईं तरफ की तस्वीर में चटगांव के पहाड़ी इलाकों से काटे गए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को नदी में बहाकर नीचे लाया जा रहा है। ये उस समय परिवहन का एक बहुत आम तरीका था। और फिर दाईं तरफ की तस्वीर में देखिए, रंगून के एक टिम्बर यार्ड में एक हाथी कैसे इन भारी लट्ठों को एक एक करके जमा कर रहा है। तो ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि कैसे दूर दराज के जंगलों से लकड़ी काटी जाती थी और फिर नदियों और जानवरों की मदद से उसे रेलवे प्रोजेक्ट तक पहुंचाया जाता था। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सिंध और पंजाब में इंडस वैली रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। ये लाइन करीब 300 मील लंबी थी। जानते हैं इस एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी लकड़ी लगी? 20 लाख क्यूबिक फीट से भी ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक रेलवे लाइन बनाने से जंगलों पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ता होगा। अब आपकी किताब में एक बहुत अच्छा सवाल दिया गया है।
सोचिए, अगर एक औसत पेड़ से 3 से 5 स्लीपर ही बन पाते हैं, तो हिसाब लगाइए कि 1 मील पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते होंगे। चलिए सोचते हैं, अगर 1 मील के लिए 2000 स्लीपर चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 400 से 600 पेड़ सिर्फ 1 मील पटरी के लिए काट दिए जाते थे। तो चलिए आज की अपने इस चर्चा के आखिर में एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि इस दौर में वन विनाश के मुख्य कारण क्या थे जो हमने आज सीखे। तो हमने 2 मुख्य कारणों पर बात की। पहला, खेती का विस्तार जो बढ़ती आबादी और व्यावसायिक फसलों की मांग की वजह से हुआ, और दूसरा, रेलवे नेटवर्क बनाने और चलाने के लिए लकड़ी की बहुत बड़ी और फौरन जरूरत। और इन दोनों ही वजहों के पीछे अंग्रेजों की नीतियां और उनकी ये सोच थी कि जंगल तो अनुत्पादक यानी बेकार जमीन है। अब आज के इस सत्र को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करेंगे जिस पर आपको सोचना है कि इतने बड़े पैमाने पर जब जंगल गायब हो रहे थे तो उन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा होगा जो इन जंगलों या इनके आसपास रहते थे और अपनी पूरी जिंदगी के लिए इन पर निर्भर थे। हम ये समझेंगे कि कैसे उपनिवेशवाद ने यानी अंग्रेजों के शासन ने भारत के जंगलों की पूरी तस्वीर ही बदल दी और साथ ही उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंग्रेजों को जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और जब उन्होंने ऐसा किया तो इसके नतीजे क्या निकले। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए भारत के जंगल अचानक इतने कीमती हो गए। देखिए, इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, उन्हें अपनी रॉयल नेवी यानी शाही नौसेना के लिए मजबूत जहाज बनाने थे और दूसरी, पूरे भारत में रेलवे लाइनों का जाल बिछाने के लिए उन्हें लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत थी। अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे नाम दिया गया वैज्ञानिक वानिकी। अब देखिए, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये जंगलों के संरक्षण की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, है ना? पर असल में इसका मकसद जंगलों को बचाना नहीं बल्कि उनसे व्यावसायिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। अब इस नए सिस्टम को भारत में लागू करने के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस को बुलाया गया। उन्हें ही भारत का पहला वन महानिरीक्षक बनाया गया और उन्हीं की देखरेख में 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये वैज्ञानिक वानिकी के असली मतलब को बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें कोई प्राकृतिक घना जंगल नहीं दिख रहा, बल्कि एक ही किस्म के पेड़ सीधी कतारों में लगाए गए हैं। ये जंगल कम और पेड़ों की फैक्ट्री ज्यादा लग रहा है। और इसी तरीके को एक औपचारिक रूप देने और लोगों को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थानों की भी स्थापना की गई। इस पूरे सिस्टम को कानूनी जामा पहनाने के लिए 1878 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन अधिनियम पारित किया गया। इस कानून ने भारत के जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहली श्रेणी थी आरक्षित वनों की, जिसमें सबसे अच्छे जंगल आते थे और यहाँ आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो समझने वाली बात यह है कि ये कानून सिर्फ कागजों पर नहीं थे। चलिए अब ये देखते हैं कि इन कानूनों ने जंगलों के आसपास रहने वाले आम गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से उलट-पुलट कर रख दिया। जरा सोचिए, एक गांव वाले के लिए जंगल क्या था? वो उनका सुपरमार्केट था, उनका दवाखाना था। उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, खाने के लिए फल फूल, पशुओं के लिए चारा, खेती के लिए औजार और बीमारियों के लिए जड़ी बूटियां, सब कुछ जंगल से ही मिलता था। और ये तस्वीर उनकी इसी निर्भरता को बहुत अच्छे से दिखाती है। महुआ के फूल इकट्ठा करना जिनसे खाना और पेय पदार्थ बनते थे, या फिर तेंदू के पत्ते बीनना जिनसे बीड़ियां बनती थीं। ये सब काम सिर्फ उनकी रोज रोटी का साधन नहीं थे, बल्कि उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन इन नए वन कानूनों के लागू होते ही अचानक ये सारे रोजमर्रा के काम गैर कानूनी हो गए। सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से इन जंगलों में रहते आए थे, उन्हें अपने ही घर में अपने ही जंगल से लकड़ी लेने पर चोर और अपराधी बना दिया गया। इन कानूनों का असर सिर्फ जंगल से चीजें इकट्ठा करने पर ही नहीं पड़ा, इसका बहुत गहरा असर खेती करने के तरीकों पर भी हुआ, खासतौर पर झूम खेती करने वाले समुदायों पर। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये झूम खेती आखिर होती क्या है
और अंग्रेज सरकार इसे लेकर इतनी परेशान क्यों थी कि उसे इसे रोकना पड़ा? झूम खेती में जंगल के किसी एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की जाती और फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। यूरोपीय वन अधिकारियों को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे जहाज और रेलवे के लिए जरूरी कीमती पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, और दूसरा, जो लोग एक जगह टिककर नहीं रहते उनसे लगान यानी टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने झूम खेती पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इस एक फैसले की वजह से न जाने कितने ही समुदायों को अपनी पुरखों की जमीनें और अपने घर छोड़ने पड़े और रोजगार की तलाश में कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं शिकार की। हम देखेंगे कि कैसे इन नए कानूनों ने शिकार के मायने ही बदल दिए। जो चीज पहले जीवन जीने का एक तरीका थी, वो अब सिर्फ कुछ खास लोगों का शौक और ताकत का प्रदर्शन बनकर रह गई। देखिए, कानून आने से पहले जंगल में रहने वाले बहुत से समुदायों के लिए शिकार करना उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा था, उनका पारंपरिक अधिकार था। लेकिन नए कानूनों के बाद आम लोगों के लिए शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और ये अंग्रेजों के लिए अपनी ताकत और रुतबा दिखाने का एक खेल बन गया। ये तस्वीर शिकार की उसी नई संस्कृति को दिखाती है। बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार करना अंग्रेजों के बीच बहादुरी की निशानी माना जाने लगा। आलम ये था कि बाघ और भेड़िए जैसे जानवरों को मारने पर तो सरकार की तरफ से इनाम तक दिया जाता था। एक तरफ अंग्रेज अफसर बड़े बड़े शिकार करके जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक आम वनवासी समुदाय की अर्जी है जो उनकी बेबसी और लाचारी को दिखाती है। उनसे अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करने का हक भी छीन लिया गया था। जंगलों पर इस नए नियंत्रण से सिर्फ पुरानी परंपराएं ही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने व्यापार और रोजगार के नए शोषणकारी तरीके भी पैदा किए, जिनका सारा फायदा औपनिवेशिक सरकार और उसके चहेतों को ही मिलता था। अंग्रेज सरकार ने एक एकाधिकार व्यवस्था लागू की। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जंगल के किसी खास उत्पाद जैसे कि लकड़ी या किसी और चीज का व्यापार करने का अधिकार सिर्फ कुछ चुनी हुई बड़ी यूरोपीय कंपनियों को ही दे दिया गया। इस वजह से जो छोटे मोटे स्थानीय व्यापारी थे वो इस पूरे खेल से ही बाहर हो गए। अब इन बड़ी कंपनियों को अपने काम के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी। संथाल और गोंड जैसे कई आदिवासी समुदायों के लोगों को इन कंपनियों के लिए बहुत ही खराब हालातों में बेहद कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। हमारी किताब में दिया गया ये स्रोत बताता है कि कैसे ठेकेदार इन मजदूरों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। वो उन्हें बाजार से भी ज्यादा महंगी दरों पर अनाज देते और इस तरह ये मजदूर हमेशा के लिए उनके कर्जदार बन जाते थे, ताकि सस्ते मजदूरों की सप्लाई कभी कम न हो। कभी सोचा है कि क्या होता है जब लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली नए कानूनों से टकराती है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान जंगल में रहने वाले समुदायों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। चाहे वो सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल परगना का विद्रोह हो, या छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का आंदोलन, या फिर आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का संघर्ष, ये सभी कहानियां हमें बताती हैं कि जंगल के लोगों ने अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाई। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह को गहराई से समझेंगे। 1910 में हुआ बस्तर में हुआ महाविद्रोह। तो आज की हमारी एड्यूटेकन की क्लास में हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम बस्तर और वहां के लोगों को जानेंगे, फिर उन वजहों को समझेंगे जिन्होंने इस विद्रोह की आग भड़काई। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्रोह हुआ कैसे, और आखिर में जानेंगे कि इसे कैसे दबाया गया और इसके नतीजे क्या निकले। तो चलिए सबसे पहले कहानी की जमीन तैयार करते हैं। समझते हैं कि बस्तर आखिर है कहां और वहां कौन लोग रहते थे जिनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। बस्तर आज के छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे दक्षिणी हिस्से में है। देखिए, इसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से लगती हैं। इसका जो बीच का हिस्सा है वो एक पठार है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में गोदावरी का मैदान। और हां, इंद्रावती नदी इस पठार के ठीक बीच से होकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यही वो इलाका है जहां हमारी आज की कहानी घटित होगी। बस्तर का जंगल असल में कई अलग अलग आदिवासी समुदायों का घर था, जैसे कि मारिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतेरा और हलवा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सभी समुदाय अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उनके रीति रिवाज और विश्वास काफी हद तक एक जैसे थे। और यही सांस्कृतिक एकता आगे चलकर उनके संघर्ष की एक बहुत बड़ी ताकत बनी।
बस्तर के लोगों का अपनी जमीन और जंगल से एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक रिश्ता था। वो मानते थे कि हर गांव को उसकी जमीन खुद धरती मां ने दी है और बदले में गांव वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो धरती की देखभाल करे। वो सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि नदी, जंगल और पहाड़ की आत्माओं को भी पूछते थे। हर गांव अपनी सीमाओं के अंदर के जंगल, जमीन, इन सबको अपनी धरोहर समझता था और उसकी रक्षा करता था। और फिर इस शांत दुनिया में बाहरी ताकतों का दखल शुरू हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1910 में बस्तर में लगे एक अंग्रेजी सेना के कैंप की है। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने बस्तर के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। औपनिवेशिक सरकार के अफसर आए, सिपाही आए और अपने साथ बाहरी नियंत्रण ले आए, और इसी ने स्थानीय लोगों के मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से डर थे, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने बस्तर के शांत जंगलों में विद्रोह की आग लगा दी। चलिए अब उन कारणों को जानते हैं जिन्होंने लोगों को अपने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1905 में। यह साल बहुत जरूरी है। इसी साल औपनिवेशिक सरकार ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यह था कि जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित यानी रिजर्व कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने झूम खेती पर, शिकार करने पर और जंगल से कंदमूल, फल जैसी चीजों को इकट्ठा करने पर भी पाबंदी लगा दी। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस आरक्षित वन का असल मतलब क्या था। इसका सीधा सा मतलब था कि जंगल का वो हिस्सा अब गांव वालों का नहीं बल्कि सरकार का था। वहां लोगों का आना जाना, खेती करना, शिकार करना या फल फूल इकट्ठा करना सब कुछ गैरकानूनी हो गया था। जरा सोचिए, जिन लोगों का पूरा जीवन ही जंगल पर टिका था, उनके लिए इस एक कानून ने क्या तबाही मचाई होगी। इन नए कानूनों ने तो लोगों की जिंदगी जैसे तहस नहस ही कर दी। उनकी पारंपरिक खेती बंद हो गई, खाने के लिए शिकार का रास्ता भी बंद हो गया, और तो और औपनिवेशिक अफसर और सिपाही लोगों को बेगार करने पर मजबूर करने लगे। बेगार का मतलब होता है बिना कोई मजदूरी दिए काम करवाना और उनका सामान भी मुफ्त में ले लेना। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये उनके सम्मान पर एक सीधा हमला था। इस बढ़ते शोषण के बीच कुदरत ने भी जैसे कहर ढाया। पहले 1899 से 1900 के बीच और फिर 1907-1908 में बस्तर में बहुत भयानक अकाल पड़ा। अब सोचिए, एक तरफ सरकार के सख्त वन कानून और दूसरी तरफ भूख। लोगों के लिए जंगल से मदद लेने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उनकी मुसीबतें आसमान छूने लगी थी। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गईं, तो लोगों ने मिलकर आवाज उठाने का फैसला किया। अब हम देखेंगे कि ये विद्रोह कैसे संगठित हुआ और किस तरह एक छोटी सी चिंगारी पूरे बस्तर के जंगल में आग की तरह फैल गई। विद्रोह को फैलाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। गांव-गांव संदेश भेजने के लिए आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तरह का गुप्त संदेश था, एकजुट होने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का बुलावा। इस तरह एक एक करके हर गांव इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनता चला गया। हर बड़े आंदोलन का कोई न कोई चेहरा होता है। इस विद्रोह में वो चेहरा थे नेथानार गांव के गुंडाधुर। हालांकि इस लड़ाई में अनगिनत लोग शामिल थे, पर गुंडाधुर का नाम एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरा। और आज भी बस्तर के लोकगीतों में गुंडाधुर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उस समय के एक अंग्रेज अफसर डेब्रिट ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा, उससे हमें विद्रोह की शिद्दत का अंदाजा होता है। उसने लिखा कि कैसे बाजारों को लूटा गया, अफसरों और व्यापारियों के घर जला दिए गए। मतलब विद्रोहियों का गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के खिलाफ था जो औपनिवेशिक राज और उसके शोषक कानूनों से किसी भी तरह जुड़े थे। पर यह तो हुआ अंग्रेजों का नजरिया। अब विद्रोह में शामिल एक स्थानीय व्यक्ति दुधरू की आंखों से देखते हैं। वो बताता है कि कैसे पालेम के मिल्ले मुदाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में आम लोग अपनी तलवारें, भाले और धनुष बाण लेकर इकट्ठा हुए। ये बयान हमें विद्रोह का दूसरा पक्ष दिखाता है, आम लोगों की हिम्मत और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा। जब बस्तर में विद्रोह की आग चारों तरफ फैल गई, तो औपनिवेशिक सरकार पूरी तरह से घबरा गई और उसने इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचलने का फैसला किया। चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या रहे। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजीं। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनके कैंप को घेर कर गोलियां चला दी। इसके बाद सेना ने गांव-गांव में घूमकर लोगों को कोड़े मारे, उन्हें सजाएं दी।
बहुत सारे लोग तो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गए। लगभग 3 महीने में अंग्रेजों ने विद्रोह को तो कुचल दिया, लेकिन वो उसके सबसे बड़े नेता गुंडा धुर्क को कभी नहीं पकड़ सके। तो क्या ये सारा संघर्ष, ये बलिदान व्यर्थ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस्तर के लोगों के संघर्ष ने अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखिए, विद्रोह से पहले सरकार की योजना थी कि वो 2/3 जंगल को आरक्षित करेगी, लेकिन विद्रोह के बाद उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। आरक्षण का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया और जब दोबारा शुरू हुआ तो आरक्षित क्षेत्र को घटाकर योजना से लगभग आधा कर दिया गया। ये बस्तर के लोगों के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज़ादी मिलने के बाद भी जंगलों पर सरकारी नियंत्रण की सोच बनी रही। यहाँ तक कि 1970 के दशक में कागज उद्योग के लिए हजारों हेक्टेयर प्राकृतिक साल के वनों को काटकर देवदार के पेड़ लगाने की योजना बनी, लेकिन एक बार फिर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ही उसे रोकना पड़ा। ये दिखाता है कि जंगलों और आदिवासियों के अधिकारों का सवाल कितना जटिल और लंबा रहा है। तो बस्तर का ये विद्रोह हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि लोग अपने जीवन, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ बस्तर की नहीं है, ये हर उस समुदाय की कहानी है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगली बार जब भी विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष की कोई खबर सामने आए तो बस्तर के इस विद्रोह को जरूर याद कीजिएगा। पर हम चलेंगे इंडोनेशिया के जावा द्वीप और देखेंगे कि जब वहां उपनिवेशवाद आया तो वहां के जंगलों में क्या-क्या बड़े बदलाव हुए। अब देखिए, ये जो नक्शा है इसमें जावा को ढूंढते हैं। आज हम जावा को जानते हैं चावल के उत्पादन के लिए, है ना? लेकिन एक जमाना था जब इसका ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था और यही वो जगह थी जो डचों के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉलोनी थी। तो जावा के इन जंगलों में एक खास समुदाय रहता था। ये लोग थे कलांग। अब ये कलांग कौन थे? ये बहुत ही कुशल लकड़हारे थे और साथ ही घुमंतू खेती भी करते थे। इनकी जो विशेषज्ञता थी, मतलब जो इनकी काबिलियत थी, वो वहां के राजा महाराजाओं के लिए इतनी जरूरी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी अहमियत का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। ये जो संख्या देख रहे हैं 6000, ये कलांग परिवारों की संख्या है। हुआ ये कि 1755 में जब जावा के माताराम रियासत 2 हिस्सों में बटी तो सिर्फ जमीन नहीं बांटी गई, बल्कि इन 6000 कलांग परिवारों को भी ठीक आधा-आधा दोनों राज्यों में बांट दिया गया। सोचिए, इंसानों को भी संपत्ति की तरह बांटा जा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि उनकी जरूरत दोनों राज्यों को कितनी ज्यादा थी। अच्छा, जब डच लोग आए तो उन्होंने भी कलांगों की इस काबिलियत को देखा। उन्होंने कोशिश की कि ये कलांग उनके लिए काम करें, मतलब उनके अधीन हो जाएं। लेकिन कलांग समुदाय ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने विरोध किया, यहां तक कि 1770 में एक डच किले पर हमला भी कर दिया। हालांकि डचों की ताकत के आगे उनका ये विद्रोह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और उसे दबा दिया गया। तो कलांगों का विद्रोह तो दब गया, लेकिन डचों को यह समझ आ गया कि जंगलों पर पूरा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो एक नया सिस्टम लेकर आए। नाम था वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब ये नाम सुनकर कुछ याद आया? बिल्कुल, ये वही तरीका था जो हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भारत में अपनाया था। तो चलिए देखते हैं कि जावा में ये वैज्ञानिक वानिकी क्या थी। अब देखिए, ये जो शब्द है वैज्ञानिक वानिकी, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लगता है कि कुछ बहुत साइंटिफिक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा होगा, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और ही था। इसका सीधा सीधा मतलब था कि जो कुदरती जंगल थे, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे थे, उन्हें काट डालो और उनकी जगह पर एक ही तरह के पेड़ जैसे कि सागौन बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में लगा दो, एक प्लांटेशन की तरह। डचों के लिए यही विज्ञान था, क्योंकि इससे पेड़ गिनना, काटना और लकड़ी का हिसाब किताब रखना बेहद आसान हो जाता था। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये एक ट्रेन है जो सागौन के बड़े बड़े लट्ठे लेकर जा रही है। ये तस्वीर हमें साफ साफ बताती है कि डचों को इतनी लकड़ी की जरूरत आखिर थी क्यों। उन्हें 2 बड़ी चीजों के लिए लकड़ी चाहिए थी, एक जहाज बनाने के लिए और दूसरा रेलवे लाइन बिछाने के लिए। रेलवे लाइनों के नीचे जो लकड़ी के स्लीपर लगते हैं, उनके लिए उन्हें भारी मात्रा में सागौन की जरूरत थी। तो इस वैज्ञानिक वानिकी को लागू करने के लिए डचों ने कड़े कानून बनाए। अब इन कानूनों ने गांव वालों की जिंदगी को एकदम उलट-पुलट कर दिया। पहली बात, गांव वालों का जंगलों में आना जाना बंद कर दिया गया। सोचिए, जिन जंगलों को वो अपना घर समझते थे, अब वहां घुसने पर भी पाबंदी थी।
अगर किसी को घर या नाव बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो वो भी सिर्फ कुछ खास जंगलों से और डच अधिकारियों की निगरानी में ही मिल सकती थी। और हाँ, अपने मवेशियों को चराना या बिना परमिट के लकड़ी ले जाना, ये तो सीधा सीधा अपराध बन गया जिसके लिए सजा मिलती थी। अब एक और समस्या थी, पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए मजदूर कहाँ से लाएं? इसके लिए भी डचों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था ब्लानडोंगदेनस्टेन। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका मतलब समझिए। इसके तहत कुछ गांवों को लगान यानी रेंट देने से छूट दे दी गई, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि गांव के लोगों को बदले में मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट डचों के लिए लकड़ी काटने और उसे ढोने का काम करना होगा। मतलब एक तरह की जबरदन मजदूरी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे डचों की नीतियां गांव वालों के लिए मुसीबत बनती जा रही थीं। जाहिर है, जब जुल्म बढ़ता है तो उसका विरोध भी होता है। और ऐसा ही हुआ जावा में। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था सुरोंतिको सामिन। साइमन की जो दलील थी वो बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी थी। उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो हवा है, पानी है, जमीन है, जंगल की लकड़ी है, क्या ये सब किसी राजा ने या सरकार ने बनाया है? नहीं। तो फिर सरकार इसकी मालिक कैसे हो सकती है? सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल था। ये सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं था, ये तो सीधे सीधे डच सरकार के उस जमीन पर राज करने के अधिकार को ही चुनौती दे रहा था। और सामिन का ये सरल सा सवाल लोगों के दिलों में उतर गया। उनके विचार बहुत तेजी से गांव-गांव में फैलने लगे और नतीजा ये हुआ कि 1907 आते आते लगभग 3000 परिवार ऐसे थे जो सामिन की बातों को मानते थे और डचों के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हो चुके थे। और इन लोगों का जो विरोध करने का तरीका था वो भी बड़ा अलग था। ये लोग कोई हिंसा नहीं करते थे। इनका विरोध शांतिपूर्ण था पर बहुत मजबूत था। जैसे जब डच अफसर उनकी जमीन का सर्वे करने यानी उसे नापने आते तो ये लोग उस जमीन पर लेट जाते थे। वो टैक्स देने से मना कर देते थे, जुर्माना भरने से मना कर देते थे और बेगार यानी फ्री लेबर करने से भी मना कर देते थे। मतलब बिना कोई हथियार उठाए वो डच सरकार के हर हुक्म को मानने से इनकार कर रहे थे। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इन लड़ाइयों का असर दुनिया के हर कोने पर पड़ा, जावा के जंगलों पर भी, और असर बहुत ही विनाशकारी था। इन युद्धों की वजह से जंगल और भी तेजी से कटने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने इंडोनेशिया पर हमला किया तो डचों ने एक अजीब सी नीति अपनाई। इसे कहते हैं भस्म कर भागो या स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। इसका मतलब था कि दुश्मन के हाथ कुछ भी ना लगने पाए। तो डचों ने क्या किया? जापानियों के जावा पहुंचने से पहले उन्होंने खुद ही अपनी आरा मशीनें यानी सॉ मिल्स तोड़ दी और सागौन की लकड़ी के जो बड़े बड़े ढेर थे उनमें आग लगा दी। सोचिए, जिन जंगलों को उन्होंने अपने फायदे के लिए उगाया था उन्हीं को वो खुद ही बर्बाद कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुश्मन के काम ना आ सकें। यहां इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ भारत में अंग्रेजों के लिए रेलवे स्लीपर तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ जावा में डचों का लकड़ी का गोदाम है। ये तस्वीरें एक ही कहानी कहती हैं कि चाहे अंग्रेज हों, डच हों या बाद में जापानी, सभी औपनिवेशिक ताकतों ने अपनी लड़ाइयों और अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों का बेतहाशा इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया। तो इतने सालों के संघर्ष और इतनी तबाही के बाद आखिरकार दुनिया भर में सरकारों को कुछ समझ आना शुरू हुआ। 1980s के दशक के बाद से जंगलों को देखने का नजरिया बदलने लगा और हम एडुटेकिन की इस कक्षा में ये समझेंगे कि ये नया नजरिया क्या था और ये बदलाव क्यों जरूरी था। अब सरकारों को ये बात समझ आने लगी कि जो पुराना औपनिवेशिक तरीका था, मतलब जंगलों को सिर्फ लकड़ी का सोर्स समझना और वहां रहने वाले लोगों को दुश्मन मानना, वो तरीका पूरी तरह से फेल हो चुका है। उससे सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हुए हैं। तो एक नई सोच सामने आई। वो सोच ये थी कि अगर जंगलों को बचाना है तो वहां रहने वाले समुदायों को, लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें दुश्मन नहीं, भागीदार बनाना होगा। और इस नई सोच का नतीजा ये हुआ कि वन प्रबंधन के नए नए तरीके अपनाए जाने लगे। ये माना जाने लगा कि स्थानीय समुदायों का जंगलों से गहरा रिश्ता है और वो उनकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे भारत के कई इलाकों में गांव वाले सरना या देवराकुड़ू जैसे पवित्र जंगलों की पूजा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कुछ जगहों पर गांव के लोग बारी बारी से जंगलों में गश्त लगाते हैं ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। मतलब अब जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को साथ में जोड़ा जाने लगा। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हमने जावा के इतिहास से क्या सीखा?
यही कि जब आप जंगलों को सिर्फ कमाई का जरिया मानते हैं और वहां के असली रखवालों यानी स्थानीय लोगों को बाहर कर देते हैं, तो नतीजा सिर्फ टकराव और बर्बादी होता है। तो आज का सवाल यही है कि आज के समय में जंगलों को बचाने में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा, हम अगली कक्षा में इस पर और बात करेंगे।